दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी सार संग्रह प्राचीन भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण 150 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल। दोस्तों आज सबसे पहला सवाल आपके सामने है। सबसे पहला सवाल देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता में भवनों का निर्माण किससे किया गया था। दोस्तों याद रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता में जो भवनों का निर्माण किया गया था ये जले हुए ईंटों से किया गया था। किससे किया गया था? जले हुए ईंटों से किया गया था हड़प्पा सभ्यता में भवनों का निर्माण। हड़प्पा सभ्यता खोज किसने किया था? याद रखिएगा दयाराम साहनी ने, ठीक है। दयाराम साहनी, याद रखिएगा दयाराम साहनी ने 1921 में, ठीक है, याद रखिएगा 1921 में, ठीक है दोस्तों, 1921 में हड़प्पा सभ्यता खोज किया था। हड़प्पा सभ्यता जो दोस्तों याद रखिएगा ये रावी नदी किनारे स्थित है हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। सेकंड नंबर सवाल देखिए दोस्तों। सेकंड नंबर सवाल आपके सामने है दोस्तों। सेकंड नंबर सवाल क्या कर रहा है कि सिंधु घाटी के सारे शहरों के घरों में एक को छोड़कर सारे घरों में साइड प्रवेश द्वार था। निम्न शहरों में से वह शहर कौन है जिसमें घरों का प्रवेश द्वार मुख्य सड़क पर था? वो था दोस्तों लोथल, ठीक है, याद रखिएगा। सिंधु घाटी के सारे शहरों के घरों में एक को छोड़कर सारे घरों में साइड प्रवेश द्वार था। निम्न शहरों में से वह शहर कौन है जिसमें घरों का प्रवेश द्वार मुख्य सड़क पर था? वो था दोस्तों लोथल। लोथल दोस्तों क्या है? लोथल एक बंदरगाह था दोस्तों, याद रखिएगा। लोथल क्या है? बंदरगाह है। लोथल जो स्थित है गुजरात में है दोस्तों। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात, ठीक है। और लोथल दोस्तों ये भोगवा नदी किनारे स्थित है। याद रखिएगा लोथल जो है ये भोगवा नदी किनारे स्थित है, ठीक है। याद रखिएगा मोहनजोदड़ो दोस्तों कहाँ स्थित है? तो ये पंजाब के, याद रखिएगा पाकिस्तान के पंजाब के सिंध प्रांत में स्थित है दोस्तों मोहनजोदड़ो। इसका खोज किसने किया था? याद रखिएगा राखलदास बनर्जी ने 1922 में किया था। याद रखिएगा कि राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो खोज किया था 1922 में। सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ से मिला है दोस्तों? तो ये मोहनजोदड़ो से मिला है, ठीक है। कालीबंगा कहाँ स्थित है? ये राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा से क्या मिला था? जूते हुए खेत के प्रमाण मिले थे। और चूड़ी का प्रमाण भी कहाँ से मिला था दोस्तों? कालीबंगा से ही मिला था, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। 3 नंबर सवाल देखिएगा। 3 नंबर सवाल आपके सामने क्या कर रहा है? 3 नंबर सवाल है कि हड़प्पा के सिंधु स्थल के बाद किसने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया? वो दिया था दोस्तों डॉक्टर SR राव। याद रखिएगा कि डॉक्टर SR राव जो थे, याद रखिएगा ये हड़प्पा के सिंधु स्थल के बाद किसने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम दिया? तो डॉक्टर SR राव, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। 4 नंबर सवाल देखिए। 4 नंबर सवाल आपके सामने है कि सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं दोस्तों? याद रखिएगा मोहनजोदड़ो, ठीक है। याद रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से, तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो से घरों में कुआं के अवशेष मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो, ठीक है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? याद रखिएगा दोस्तों मोहनजोदड़ो जो दोस्तों ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। याद रखिएगा मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे स्थित है मोहनजोदड़ो। लोथल दोस्तों भगवा नदी किनारे स्थित है। कालीबंगा याद रखिएगा घरघर नदी किनारे स्थित है। और हड़प्पा जो है ये रावी नदी के किनारे स्थित है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। 5 नंबर सवाल देखिए दोस्तों आपके सामने। देखिएगा 5 नंबर सवाल क्या कह रहा है दोस्तों? 5 नंबर सवाल देखिए दोस्तों क्या है। देखिए अगर देखेंगे दोस्तों 5 नंबर सवाल देखिएगा कि किस हड़प्पा संस्कृति स्थल से खुदाई में घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई दोस्तों? सुत कोटड़ा। याद रखिएगा किस हड़प्पा संस्कृति स्थल से खुदाई में घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई है? तो सुत कोटड़ा से प्राप्त हुई है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। 6 नंबर सवाल देखिए। 6 नंबर सवाल दोस्तों आपके सामने। 6 नंबर सवाल देखेंगे। सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? याद रखिएगा मनु स्मृति, ठीक है। सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? मनु स्मृति दोस्तों सबसे पुरानी स्मृति। चलिए अगला देखेंगे दोस्तों। 7 नंबर सवाल देखिएगा। 7 नंबर सवाल क्या है आपके सामने? 7 नंबर सवाल दोस्तों आपके सामने कि वैदिक साहित्य में निम्न में से कौन सा नहीं आता है दोस्तों? वो है दोस्तों वेदांग, ठीक है। तो वैदिक साहित्य में निम्न से कौन सा नहीं आता है? तो वेदांग जो है ये नहीं आता है। चलिए अगला देखेंगे दोस्तों। 8 नंबर सवाल देखिए। 8 नंबर सवाल आपके सामने है, ठीक है। 8 नंबर सवाल देखिएगा। 8 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि मानव आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन किस वैदिक साहित्य का विश्वास है दोस्तों? यह दोस्तों उपनिषद। याद रखिएगा कि मानव आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन किस वैदिक साहित्य का विश्वास है? उपनिषद का विश्वास है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे। 9 नंबर सवाल देखिए। 9 नंबर सवाल आपके सामने है कि देवासुर संग्राम की कहानी का वर्णन किसमें है दोस्तों? तो यह दोस्तों ऐतरेय ब्राह्मण में, ठीक है। याद रखिएगा कि देवासुर संग्राम की जो कहानी का वर्णन है किसमें है? तो ऐतरेय ब्राह्मण में है दोस्तों। चलिए अगला देखें 10 नंबर सवाल देखिए। 10 नंबर सवाल दोस्तों आपके सामने देखिएगा। 10 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि वेदांग के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन कौन आते हैं दोस्तों? याद रखिएगा वेद 4 होते हैं। वेदांग कितने होते हैं? 6। कौन कौन सा? शिक्षा,
कल्प, शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। ठीक है, याद रखिएगा, कल्प, शिक्षा, निरुक्त, छंद, व्याकरण, ज्योतिष दोस्तों ये 6 वेदांग है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, वेदांग कितने होते हैं, वेदांग 6 होते हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। वेद कितने होते हैं, वेद 4 होते हैं, कौन कौन सा, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। चलिए अगला देखेंगे, 11 नंबर सवाल देखिएगा। 11 नंबर सवाल आपके सामने है, ऋग्वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है दोस्तों। सबसे पहला है कि उसे भोज एवं सोमरस पान प्रिय थे, ये सही है दोस्तों। ठीक है, वह पूर्वों को नष्ट करने वाला था दोस्तों, ये भी सही है। सर्वाधिक सुक्त उसे ही संबोधित है, ये भी सही है। वह ऋत धारक था, ये दोस्तों गलत है, याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो ऋग्वैदिक देवता इंद्र के विषय में ये जो है वह ऋत धारक था, ये दोस्तों ये गलत है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, 12 नंबर सवाल देखिएगा। 12 नंबर सवाल है कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता भी सग है और मेरी माता अन्न पीसती है, यह अवतरण कहाँ है दोस्तों, यह है ऋग्वेद में। ठीक है, मैं कवि हूँ, मेरे पिता भिषग हैं और मेरी माता अन्न पीसती है, यह अवतरण यहाँ कहाँ है, ऋग्वेद। वेद कितने होते हैं, वेद 4, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद कौन से दोस्तों, ऋग्वेद, याद रखिएगा। ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं, ऋग्वेद में 10 मंडल याद रखिएगा दोस्तों। ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं, 10। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है और गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है, विश्वामित्र। ठीक है, ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम का उल्लेख किया गया दोस्तों, याद रखिएगा। और ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्ण का उल्लेख किया गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, 13 नंबर सवाल देखिएगा कि बोगाज कोई के एक अभिलेख में आहूत आर्य देवता कौन है दोस्तों, यह है इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, बोगाज कोई के एक अभिलेख में आहूत आर्य देवता कौन है, इंद्र, मित्र, इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे दोस्तों, 14 नंबर सवाल देखिएगा। 14 नंबर सवाल आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता दोस्तों, ये कौन है, जैन धर्म। याद रखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा धर्म जो है वो विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता, जैन धर्म दोस्तों। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, गौतम बुद्ध दोस्तों, याद रखिएगा, ये बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे दोस्तों, ऋषभ देव जो है ये जैन धर्म के संस्थापक माना जाता है, ऋषभ देव। लेकिन जैन धर्म का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है महावीर स्वामी को माना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला दोस्तों आपके सामने 15 नंबर सवाल देखिए। 15 नंबर सवाल दोस्तों आपके सामने है। 15 नंबर सवाल देखेंगे कि बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का संस्थापक नागार्जुन निम्नलिखित में से किस शासक का समकालीन था दोस्तों, वो था दोस्तों कनिष्क का। याद रखिएगा कि बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का संस्थापक नागार्जुन निम्नलिखित में से किस शासक का समकालीन था, वो था दोस्तों कनिष्क का। ठीक है, चलिए कनिष्क दोस्तों किस वंश का शासक है, याद रखिएगा दोस्तों ये गुप्त वंश का है। ठीक है, बिंदुसार दोस्तों याद रखिएगा ये मौर्य वंश का है दोस्तों। अशोक क्या दोस्तों, मौर्य वंश का है। ठीक है, चलिए याद, अगला सवाल देखते हैं। अगला है दोस्तों 16 नंबर सवाल। 16 नंबर सवाल देखेंगे आपके सामने क्या है कि यहाँ यह मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। ठीक है, उस स्मारक का नाम बताएं और जिसे सिटी ऑफ द होली बुद्ध भी कहा जाता है दोस्तों, धार्मिक स्तूप सारनाथ। ठीक है, क्या दोस्तों, धार्मिक स्तूप सारनाथ, यानी कि जहाँ यह मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिए थे। याद देखिए सबसे पहला उपदेश कहाँ दिए थे, तो सबसे पहला उपदेश सारनाथ में थे। सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे, तो श्रावस्ती में दिए थे दोस्तों गौतम बुद्ध। उस स्मारक का नाम बताया, उस स्मारक कौन सा है दोस्तों, धार्मिक स्तूप सारनाथ, और जिसे सिटी ऑफ द होली बुद्ध भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिटी ऑफ द होली बुद्ध किसे कहा जाता है, तो धार्मिक स्तूप सारनाथ को। चलिए अगला देखते हैं, 17 नंबर सवाल देखिएगा। 17 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा दोस्तों, याद रखिएगा कौशाम्बी। ठीक है, याद रखिएगा कौशाम्बी जो दोस्तों ये मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा है। गिरिवज है दोस्तों, राजगिरी भी है और पाटलिपुत्र भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये क्या है, ये मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा है। चलिए अगला देखते हैं 18 नंबर सवाल देखिए। 18 नंबर सवाल आपके सामने है कि प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का था दोस्तों, वो था अर्ध चंद्राकार। क्या था दोस्तों, अर्ध चंद्राकार था। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का था, अर्ध चंद्राकार था दोस्तों। अगर बात करें सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे, गौतम बुद्ध तो श्रावस्ती में दिए थे, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं 19 नंबर सवाल।
19 नंबर सवाल आपके सामने है कि कौन सा मगध शासक वैशाली की प्रसिद्ध नृत्यांगना आम्रपाली के प्यार में पड़ गया था? अजात शत्रु दोस्तों, याद रखिएगा। बात करेंगे कौन सा मगध शासक वैशाली की प्रसिद्ध नृत्यांगना आम्रपाली के प्यार में पड़ गया था? अजात शत्रु दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। अजात शत्रु किस वंश का शासक है? अजात शत्रु दोस्तों हर्यक वंश का शासक है, याद रखिएगा, ठीक है। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार जो था ये हर्यक वंश का संस्थापक था, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे 20 नंबर सवाल देखिएगा। 20 नंबर सवाल दोस्तों आपके सामने है। 20 नंबर सवाल देखेंगे क्या कह रहा है। सिकंदर भारत में कितने माह रहा दोस्तों? यह देखिएगा 19 माह तक रहा था, ठीक है। सिकंदर जो था ये भारत में कितने माह तक रहा था? 19 महीने तक रहा था सिकंदर भारत में। चलिए अगला देखेंगे 21 नंबर सवाल देखिए। 21 नंबर सवाल आपके सामने है दोस्तों, याद देखिएगा। 21 नंबर सवाल देखेंगे। 21 नंबर सवाल क्या है कि युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध अस्त्र धारण किया था दोस्तों? किसने किया था? तो वो किया था दोस्तों मशग ने किया था। किसने किया था? मशग ने, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 21 का। अगला देखेंगे 22 नंबर सवाल देखिए। 22 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था दोस्तों? याद रखिएगा डाईमेकस, ठीक है, याद रखिएगा। नियाकर्स आया था, अनेसिक्रिटस भी आया था दोस्तों, अरिस्टोब्यूलस ये भी आया था, ये भी आया था और ये भी आया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डाईमेकस जो है ये सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे 23 नंबर सवाल देखिएगा। 23 नंबर सवाल आपके सामने है, इनमें से कौन सा बौद्ध स्तूप मौलिक रूप से ईंट पर अशोक द्वारा बनवाया गया दोस्तों? सांची स्तूप, याद रखिएगा। अगर बात करेंगे इनमें से कौन सा बौद्ध स्तूप जो है ये मौलिक रूप से ईंट पर अशोक द्वारा बनवाया गया था? तो सांची का जो स्तूप है दोस्तों ये कहाँ स्थित है? एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में स्थित है दोस्तों। सांची का स्तूप किसके द्वारा बनवाया गया था? अशोक के द्वारा बनवाया गया था दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे 24 नंबर सवाल देखिएगा। 24 नंबर सवाल आपके सामने है कि कालसी किस हेतु प्रसिद्ध है दोस्तों? ये स्थित है अशोक के शिलालेख के कारण, ठीक है, याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अशोक के शिलालेख के कारण स्थित है दोस्तों कालसी। कालसी किस हेतु प्रसिद्ध है? अशोक के शिलालेख के कारण प्रसिद्ध है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे दोस्तों 25 नंबर सवाल देखिएगा। 25 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि अशोक के निम्न में से किस शिलालेख में 1 ग्राम के भू राजस्व में रियायत का उल्लेख है दोस्तों? यानी अशोक के निम्न में से किस शिलालेख में 1 ग्राम के भू राजस्व में रियायत का उल्लेख है? आइए इसका ऑप्शन देखते हैं। 25 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका उल्लेख है दोस्तों लुम्बिनी का स्तंभ लेख, याद रखिए क्या हो जाएगा? लुम्बिनी का स्तंभ लेख में उल्लेख है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे 26 नंबर सवाल देखिए। 26 नंबर सवाल क्या कह रहा है? 26 नंबर सवाल देखेंगे। 26 नंबर सवाल देखिएगा कि मौर्य काल के दौरान, ठीक है, शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्न में से कौन सा था दोस्तों? ये था दोस्तों तक्षशिला, याद रखिएगा कि मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्न में से कौन सा था? तक्षशिला था दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे 27 नंबर सवाल देखिएगा। 27 नंबर सवाल क्या कर रहा है? 27 नंबर सवाल देखिए कि निम्नांकित में से कौन सा अशोक कालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है दोस्तों? शाहबाज गढ़ी, ठीक है, याद रखिएगा। निम्नांकित में से कौन सा अशोक कालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है? शाहबाज गढ़ी। चलिए अगला देखेंगे 28 नंबर सवाल देखिए दोस्तों आपके सामने 28 है कि बिंदुसार के शासन काल में कहाँ पर विद्रोह हुआ था दोस्तों? तक्षशिला में हुआ था, याद रखिएगा कि बिंदुसार के शासन काल में कहाँ पर विद्रोह हुआ था? तो तक्षशिला में विद्रोह हुआ था बिंदुसार के शासन काल में। चलिए अगला देखेंगे 29 नंबर सवाल देखिएगा, ठीक है। 29 नंबर सवाल दोस्तों आपके सामने, खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई? अरामाइक से हुई दोस्तों, याद रखिएगा। खरोष्टी लिपि की जो उत्पत्ति किससे हुई? अरामाइक से हुई है दोस्तों, ठीक है। खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति कैसे हुई? अरामाइक से, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं 30 नंबर सवाल देखिए दोस्तों। 30 नंबर सवाल आपके सामने है कि मौर्य काल में लक्षणाध्यक्ष कौन था दोस्तों? यहाँ पे पशुओं के लक्षणों पर ज्ञान रखने वाला अधिकारी था, एक पेशेवर ज्योतिषी था, या फिर मार्च के संकेतों का प्रभारी कर्मचारी था? आइए चौथा ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, ठीक है। चौथा ऑप्शन है कि टकसाल का प्रभावी कर्मचारी था दोस्तों। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टकसाल का प्रभावी कर्मचारी था दोस्तों, ठीक है। अगला दोस्तों 31 नंबर सवाल है कि मेगास्थनीज कहता है कि भारत में दास प्रथा नहीं थी। यह उक्ति इसलिए की गई थी क्योंकि भारत में दास प्रथा उस प्रकाष्ठा पर नहीं थी जैसा कि उसने ग्रीस में देखा था, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा कि मेगास्थनीज दोस्तों, मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? याद रखिएगा कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। तो मेगास्थनीज कहता है कि भारत में दास प्रथा नहीं थी। यह उक्ति इसलिए
गई होगी क्योंकि भारत में दास प्रथा उस प्रकाष्ठा पर नहीं था जैसा कि उसने ग्रीस में देखा था दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं दोस्तों आपके सामने। अगला सवाल है दोस्तों 32 नंबर सवाल देखिए। 32 नंबर सवाल देखेंगे कि अशोक के अधिकांश लेख प्राकृत भाषा में है क्योंकि यह अधिकांश लोगों द्वारा समझी जाती थी। याद रखिएगा कि अशोक के अधिकांश लेख जो दोस्तों प्राकृत भाषा में है क्योंकि यह जो है भाषा अधिकांश लोगों द्वारा समझी जाती थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 32 का। अगला देखते हैं दोस्तों 33 नंबर सवाल। 33 नंबर सवाल है अशोक के अभिलेख किन लिपियों में लिखे मिलते हैं दोस्तों। याद रखिएगा खरोष्ठी, ब्राही, ग्रीक एवं अरामाइक। ठीक है, याद रखिएगा कि अशोक के अभिलेख किन लिपियों में लिखे मिलते हैं। खरोष्ठी में लिखे मिलते हैं, ब्राही में लिखे मिलते हैं और ग्रीक एवं अरामाइक में लिखे मिलते हैं दोस्तों अशोक के अभिलेख। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। 34 नंबर सवाल आपके सामने है कि निम्नांकित में से किसमें मौर्यों का क्षत्रिय रूप में उल्लेख है दोस्तों। याद रखिएगा दिव्या वादन। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों निम्नांकित में से किसमें मौर्यों का क्षत्रिय रूप में उल्लेख है, तो दिव्या वादन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखेंगे दोस्तों 35 नंबर सवाल देखिए। 35 नंबर सवाल आपके सामने है कि किसने सबसे पहले ब्राह्मणों को भूमि उपहार की रीति शुरू की दोस्तों। किसने शुरू किया, सातवाहन वंश ने। ठीक है, याद रखिएगा कि किसने सबसे पहले ब्राह्मणों को भूमि उपहार की रीति शुरू की, तो सातवाहन ने शुरू किया था दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 36 नंबर सवाल देखेंगे हम लोग। देखिए दोस्तों 36 नंबर जो सवाल है क्या कह रहा है, याद रखिएगा 36 नंबर सवाल है दोस्तों किस सातवाहन राजा ने पश्चिमी भारत के शक शासक रुद्रदामन की लकड़ी से विवाह किया दोस्तों। याद रखिएगा रुद्रदामन की लड़की से विवाह किया, यह क्या वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी। याद रखिएगा किस सातवाहन राजा ने पश्चिमी भारत के शक शासक, ठीक है, रुद्रदामन की लड़की से विवाह किया, किसने किया, तो वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी ने किया दोस्तों। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 36 का। अगला देखते हैं दोस्तों 37 नंबर सवाल देखिए। 37 नंबर सवाल है कि कन्नौज राजवंश का संस्थापक कौन था दोस्तों। वासुदेव। याद रखिएगा वासुदेव जो था ये कन्नौज राजवंश के संस्थापक था दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं 38 नंबर सवाल देखिए। 38 है कि सातवाहनों के कार्यालय भाषा क्या थी दोस्तों, तो प्राकृत थी। याद रखिएगा सातवाहनों के कार्यालय भाषा क्या थी, प्राकृत। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 39 नंबर सवाल देखिएगा आप दोस्तों आपके सामने। 39 है महाभाष्य के लेखक पतंजलि किसके समकालीन थे, ये थे पुष्यमित्र शुंग के समकालीन। याद रखिएगा कि महाभाष्य के लेखक पतंजलि तो जो थे ये किसके समकालीन थे, तो पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों 40 नंबर सवाल देखिए। 40 नंबर सवाल आपके सामने है कि मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था, वो था दोस्तों सातवाहन। ठीक है, याद रखिएगा कि मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे शक्तिशाली राज्य कौन था दोस्तों, सातवाहन। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है 41 नंबर सवाल देखिए दोस्तों। 41 है कि आद्य सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है दोस्तों। वायु पुराण, विष्णु पुराण। आइए और ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, और ऑप्शन है यहाँ पे मत्स्य पुराण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यह दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मत्स्य पुराण। ठीक है, 41 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मत्स्य पुराण। अगला देखते हैं 42 नंबर सवाल देखिए। 42 दोस्तों आपके सामने कि किस भारतीय प्रदेश ने रोमन साम्राज्य के साथ भारतीय व्यापार को शामिल किया, तो दक्षिणी भारत। ठीक है, किस भारतीय प्रदेश ने, तो दक्षिणी भारत ने रोमन साम्राज्य के साथ भारतीय व्यापार को शामिल किया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 42 का। चलिए अगला देखते हैं 43 नंबर सवाल देखिए। 43 नंबर सवाल है कि इनमें से किस शासक ने बहुचर्चित सिल्क रूट को नियंत्रित किया और उसके द्वारा लाए गए राजस्व से लाभ प्राप्त किया, यानी कि कुषाण। ठीक है, किसने किया, किस शासक ने, तो कुषाण शासक ने बहुचर्चित सिल्क रूट को नियंत्रित किया और उसके द्वारा लाए गए राजस्व से लाभ प्राप्त किया दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर 43 का सी हो जाएगा। अगला देते हैं दोस्तों 44 नंबर सवाल। 44 नंबर सवाल है कि किस वंश के शासकों ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया है दोस्तों, तो शकों ने किया था। याद रखिएगा किस वंश के शासकों ने, तो शकों ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 44 का। अगला देखते हैं दोस्तों 45 नंबर सवाल। 45 नंबर सवाल आपके सामने है कि किस कुषाण शासक ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की दोस्तों, तो कनिष्क ने। याद रखिएगा किस कुषाण शासक ने, तो कनिष्क ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 45 का। अगला देखते हैं 46 नंबर सवाल देखिएगा। 46 नंबर सवाल है कि किस पश्चिमी विद्वान ने रोम से भारत में सोने के निर्गमन पर दूर प्रकट किया था, प्लिनी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किस पश्चिमी विद्वान ने, तो प्लिनी ने रोम में से भारत में सोने के निर्गमन पर दुख प्रकट किया था। अगला देखेंगे दोस्तों 47 नंबर सवाल देखिए।
47 आपके सामने दोस्तों 47 नंबर सवाल देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को पेरिप्लस ऑफ द एरियन सी का लेखक पैडोक के रूप में जाना जाता था दोस्तों? तो अरिक मेडू, ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को? तो अरिक मेडू को पेरिप्लस, ठीक है, पेरिप्लस ऑफ द एरियन सी का लेखक पैडोक के रूप में जाना जाता था। चलिए अगला देखते हैं 48 नंबर सवाल। देखिए 48 है कि निम्नलिखित में से रोम को क्या निर्यात नहीं किया जाता था दोस्तों? तो मदिरा, ठीक है, याद रखिएगा कि निम्नलिखित में से रोम को क्या निर्यात नहीं किया जाता था? तो मदिरा नहीं निर्यात किया जाता था, वस्त्र निर्यात किया जाता था, हाथी का दांत किया जाता था और काली मिर्च किया जाता था, मदिरा नहीं किया जाता था। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 48 का। 49 नंबर सवाल देखेंगे। 49 है आपके सामने कि गंधार मूर्तिकला की सर्वोत्तम प्रकृतियां कब प्रकट हुई? कुषाण काल में। याद रखिएगा कि गंधार मूर्तिकला की सर्वोत्तम प्रकृतियां कब प्रकट हुई? कुषाण काल में। अगला देखेंगे 50 नंबर सवाल देखिएगा। 50 है कि कौन से गुप्त सम्राट अपने सिक्कों पर बांसुरी या बीना बजाते हुए प्रस्तुत किए गए? समुद्रगुप्त, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। कौन से गुप्त सम्राट अपने सिक्कों पर बांसुरी या बीना बजाते हुए प्रस्तुत किए गए? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय शासनकाल में कौन भारत आया था? फाहियान भारत आया था, याद रखिएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय शासनकाल में फाहियान भारत आया था दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 51 नंबर सवाल। देखिए 51 नंबर सवाल आपके सामने है। इनमें से किस गुप्त राजा ने मौर्य काल की सुदर्शन झील की मरम्मत इतिहास में द्वितीय बार कराई? पहली बार मरम्मत रुद्रदामन ने करवाई थी? स्कंद गुप्त दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इनमें से किस गुप्त राजा ने? तो स्कंद गुप्त ने मौर्य काल की सुदर्शन झील की मरम्मत इतिहास में द्वितीय बार कराई, पहली बार मरम्मत रुद्रदामन ने कराई थी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। अगला देखेंगे 52 नंबर सवाल देखिएगा। तो 52 नंबर सवाल आपके सामने है कि वैष्णव मत किन शासकों के संरक्षण में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दोस्तों? तो गुप्त शासक के। याद रखिएगा कि वैष्णव जो मत था ये किन शासकों के संरक्षण में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा? तो गुप्त शासक। चलिए अगला देखते हैं 53 नंबर सवाल देखिएगा। 53 नंबर सवाल है कि कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किसमें हुआ है दोस्तों? तो एहोल के उत्कीर्णन लेख में, ठीक है। कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किसमें हुआ है? तो एहोल के उत्कीर्णन लेख में हुआ है। 53 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं 54 नंबर सवाल देखिए। 54 नंबर सवाल है कि नालंदा विश्वविद्यालय में 3 महान पुस्तकालय थे, निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तकालय नहीं था? वो दोस्तों रत्न शोधक पुस्तकालय, ठीक है। याद रखिएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय में 3 महान पुस्तकालय थे, इनमें से कौन सा पुस्तकालय नहीं था? तो रत्न शोधक पुस्तकालय जो था ये नहीं था दोस्तों, यानी कि रत्न सागर पुस्तकालय था, रत्नोधि पुस्तकालय था, रत्न रंजक पुस्तकालय था। 54 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रत्न शोधक पुस्तकालय नहीं था, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे 55 नंबर सवाल है आपके सामने कि गुप्त काल में किस धर्म का सबसे अधिक विकास हुआ दोस्तों? तो भागवत धर्म का, ठीक है। याद रखिएगा कि गुप्त काल में किस धर्म का? तो भागवत धर्म का सबसे अधिक विकास हुआ था, ठीक है। यानी कि 55 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। याद रखिए गौतम बुद्ध जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था और 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में हुई थी दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है 56 नंबर सवाल देखें दोस्तों। 56 नंबर सवाल है कि प्राचीन भारत की एक विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी किसके दरबार की शोभा थे दोस्तों? ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। याद रखिएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, यानी कि प्राचीन भारत की एक अविख्यात चिकित्सक धन्वंतरी किसके दरबार की शोभा थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ठीक है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं 57 नंबर सवाल देखिएगा। 57 नंबर सवाल है कि वराह मिहिर का पंच सिद्धांतिका किससे संबंधित है? वो संबंधित दोस्तों फलित ज्योतिष से। याद रखिएगा कि वराह मिहिर का पंच सिद्धांतिका किससे संबंधित है? फलित ज्योतिष से संबंधित है। चलिए अगला देखेंगे 58 नंबर सवाल देखिएगा। 58 नंबर सवाल आपके सामने है कि किस साम्राज्य को हिंदुत्व का स्वर्ण युग माना जाता है दोस्तों? तो गुप्त साम्राज्य को, ठीक है। याद रखिएगा किस साम्राज्य को? तो गुप्त साम्राज्य को हिंदुत्व का स्वर्ण युग माना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 58 का। 59 नंबर सवाल देखेंगे आपके सामने। 59 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेघों का संपादन किया था? ये किया था प्रवर सेन प्रथम, ठीक है। याद रखिएगा कि निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेघों का संपादन किया था? प्रवर सेन प्रथम ने किया था, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 59 का। अगला देखते हैं दोस्तों 60 नंबर सवाल। 60 नंबर सवाल है कि समुद्रगुप्त के पर्याप्त प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्न में से
किसका लेख मिलता है? जहांगीर का। ठीक है, याद रखिएगा कि समुद्रगुप्त के पर्याप्त प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्न में से किसका लेख मिलता है? तो जहांगीर का लेख मिलता है दोस्तों। ठीक है, औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 को हुआ था, याद रखिएगा। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, दारा सिंह किसका भाई था? तो औरंगजेब का ही भाई था दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 61 नंबर सवाल देखिएगा दोस्तों। 61 नंबर सवाल क्या कह रहा है आपके सामने? 61 है कि दिल्ली की कुवत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति से बना, किसकी स्मृति में बना है? तो चंद्र की स्मृति में। ठीक है, याद रखिएगा कि दिल्ली की कुवत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में बना है? चंद्र के स्मृति में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 62 नंबर सवाल देखिएगा। 62 है कि कौन सा राजवंश हुर्नों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ, यानी कि गुप्त। ठीक है, कौन सा राजवंश? तो गुप्त राजवंश जो है ये हुर्नों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 63 नंबर सवाल। अगला दोस्तों 63 नंबर सवाल आपके सामने है कि हुर्नों ने भारत पर आक्रमण किया था तो स्कंद गुप्त के शासनकाल में। याद रखिएगा कि हुर्नों ने भारत पर आक्रमण किया था स्कंद गुप्त के शासन काल में। चलिए अगला देखते हैं। 64 नंबर सवाल देखिए। 64 नंबर सवाल है कि गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस पतन से संचालित होता था? याद रखिएगा, ताम्र लिपि। ठीक है, यानी गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस पतन से संचालित होता था? ताम्र लिपि के। ठीक है, अगला देखते हैं। 65 नंबर। 65 है गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र कौन सी भाषा बोलते थे? तो प्राकृत भाषा बोलते थे। ठीक है, गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और जो शूद्र थे ये कौन सी भाषा बोलते थे? प्राकृत भाषा बोलते थे। अगला देखेंगे 66 नंबर सवाल देखिए। 66 है कि नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल की। ठीक है, याद रखिएगा कि नगरों का क्रमिक पतन जो है ये किस काल की प्रमुख एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल का। अगला देखेंगे 67 नंबर सवाल देखिए। 67 है कि राजश्री कौन थी? हर्ष की बहन थी दोस्तों, याद रखिएगा। राजश्री कौन थी? हर्ष की बहन थी। ठीक है, याद रखिएगा। अगला 68 नंबर सवाल। 68 है हर्ष के सोने के सिक्के के पृष्ठ भाग पर किसका अंकन है दोस्तों? सवाल क्या है फिर से पढ़ लीजिएगा कि हर्ष के सोने के सिक्के के पृष्ठ भाग पर किसका अंकन है? यहाँ पे देखेंगे आंसर देखिएगा किसका अंकन है दोस्तों? ये है शिव पार्वती का है दोस्तों। किसका है? शिव पार्वती का अंकन है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 69 नंबर सवाल देखिए। 69 नंबर सवाल आपके सामने है कि प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम से किसे जाना जाता है? हेनसोंग को जाना जाता है दोस्तों, याद रखिएगा कि प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स के नाम से किसे जाना जाता है? हेनसोंग। हर्षवर्धन हेनसोंग के शासनकाल में आया था दोस्तों, याद रखिएगा। हेनसोंग है दोस्तों, हेनसोंग जो आया था ये चीनी यात्रा था। हेनसोंग ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, याद रखिएगा। फाहियान है दोस्तों, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। मेगास्तीन की पुस्तक का क्या नाम है दोस्तों? तो मेगास्तीन की पुस्तक का नाम है, याद रखिएगा, क्या नाम है? इंडिका। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 70 नंबर सवाल देखिएगा। 70 है कि महरौली में लौह स्तंभ किस राजवंश के शासन के दौरान बनाया गया था? गुप्त राजवंश। ठीक है, याद रखिएगा कि महरौली में लौह स्तंभ किस राजवंश के शासनकाल के दौरान बनाया गया था? गुप्त राजवंश। चलिए अगला देखते हैं। 71 नंबर सवाल देखिएगा आपके सामने। 71 है कि सम्राट हर्षवर्धन ने कहाँ दो महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था? तो कन्नौज तथा प्रयाग में। याद रखिएगा कि सम्राट हर्षवर्धन ने कहाँ? तो कन्नौज तथा प्रयाग में दो महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं। 72 नंबर सवाल आपके सामने दोस्तों। वह कौन सा अकेला पाल राजा था जिसने कुछ समय के लिए कन्नौज पर अधिपति कर उसे नियंत्रण में लिया था? वो था दोस्तों धर्मपाल। कौन था? धर्मपाल। वो कौन सा अकेला पाल राजा था? तो धर्मपाल ये अकेला राजा था जिसने कुछ समय के लिए कन्नौज पर अधिपति कर उसे नियंत्रण में लिया था। चलिए अगला देखते हैं। 73 नंबर सवाल देखिएगा कि 9वीं शताब्दी के व्यापारी सुलेमान ने किसके साम्राज्य का दौरा किया था दोस्तों? देखते हैं, सवाल फिर से पढ़ लीजिएगा कि 9वीं शताब्दी के व्यापारी सुलेमान ने किसके साम्राज्य का दौरा किया था? तो ये दौरा किया था, याद रखिएगा, ये दौरा किया था मिहिर भोज का प्रतिहार साम्राज्य का दौरा किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों। 74 नंबर सवाल देखिए। 74 नंबर सवाल क्या कर रहा है आपके सामने? 74 है कि इनमें से क्या परमार राजा भोज के बारे में सही नहीं है दोस्तों? याद रखिएगा कि वह परमार वंश का सबसे महान राजा था, ये सही है दोस्तों। उसने धार में भोजशाला महाविद्यालय स्थापित किया था, ये भी सही है। उसने दवा, ज्योतिष, धर्म, व्याकरण, भवन निर्माण इत्यादि पर 2 दर्जन से अधिक पुस्तकें लिखी थी, ये भी सही है।
इस उनके राज्य में अरब व्यापारी सुलेमान आया था। ये गलत है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो इनमें से एक क्या परमार राजा भोज के बारे में सही नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनके राज्य में अरब व्यापारी सुलेमान आया था, ये दोस्तों गलत है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 75 नंबर सवाल देखिएगा। 75 है दोस्तों कि माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था। दोस्तों ये करवाया था सोलंकी ने करवाया था। किसने करवाया था कि माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था, सोलंकी ने करवाया था। चलिए अगला देखते हैं। 76 नंबर सवाल। 76 है दोस्तों आपके सामने कि राजस्थान में माउंट आबू जो जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, ये किस रूप में जाना जाता है, तो दिलवाड़ा मंदिर के रूप में जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, राजस्थान के में माउंट आबू जो जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, किस रूप में जाना जाता है, दिलवाड़ा मंदिर के रूप में। चलिए अगला देखते हैं। 77 नंबर सवाल देखिएगा। गीत गोविंद की रचयिता जयदेव का संरक्षक कौन शासक था, वो था दोस्तों लक्ष्मण सेन। ठीक है, याद रखिएगा कि गीत गोविंद की रचयिता जयदेव का संरक्षक कौन शासक था, लक्ष्मण सेन था। अगला देखेंगे 78 नंबर सवाल। 78 है कि साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज किस वंश से जुड़े थे, परमार राजवंश से जुड़े थे। याद रखिएगा कि साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज जो थे ये परमार वंश से जुड़े हुए थे। चलिए अगला देखते हैं। 79 नंबर सवाल देखिए दोस्तों। 79 नंबर सवाल आपके सामने है कि निम्नलिखित मंदिरों में से किसे यूरोपीय नाविकों द्वारा ब्लैक पगोडा भी कहा जाता है दोस्तों, तो कोणार्क मंदिर को। याद रखिएगा कि निम्नलिखित मंदिरों में से किसे यूरोपीय नाविकों द्वारा ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है, ये कहा जाता है कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, नरसिंह देव बर्मन प्रथम ने करवाया था। याद रखिएगा कोणार्क मंदिर कहाँ स्थित है, ये ओडिशा में स्थित है दोस्तों। याद रखिएगा ओडिशा में स्थित है कोणार्क मंदिर। चलिए जगन्नाथ मंदिर भी ओडिशा में स्थित है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 80 नंबर सवाल देखिएगा। 80 नंबर सवाल है कि खजुराहो मंदिर वास्तुकला के किस शैली को उजागर करता है दोस्तों, ये करता है नागर शैली। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। याद रखिएगा कि खजुराहो मंदिर वास्तुकला के किस शैली को उजागर करता है, तो नागर शैली को उजागर करता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 81 नंबर सवाल देखिए। 81 है कि वह कौन कवि था जिसने पृथ्वीराज रासो नामक एक कविता लिखी थी जिसमें पृथ्वीराज चौहान के जीवन का वर्णन है दोस्तों, तो चंद बरदाई। वह कौन कवि था, तो चंद बरदाई था जिसने पृथ्वीराज रासो नामक एक कविता लिखी थी जिसमें पृथ्वीराज चौहान के जीवन का वर्णन मिलता है। चलिए अगला देते हैं। 82 नंबर सवाल। 82 है कि ओडिशा का विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था, तो नरसिंह देव बर्मन प्रथम के द्वारा बनाया गया था। याद रखिएगा नरसिंह देव के द्वारा बनाया गया था ओडिशा का प्रसिद्ध विश्व प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर। ठीक है, जिसे ब्लैक पगोडा के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 83 नंबर सवाल देखिएगा आपके सामने। 83 है कि पृथ्वीराज चौहान ने किससे विवाह किया था जो उसके पुत्र जयचंद गढ़वाल की बेटी थी, तो संयुक्ता से विवाह किया था। याद रखिएगा कि पृथ्वीराज चौहान ने किससे विवाह किया था, तो संयुक्ता से विवाह किया था जो उसके पुत्र उसके शत्रु जयचंद गढ़वाल की बेटी थी। चलिए अगला देखते हैं। 84 नंबर सवाल देखिए। 84 नंबर सवाल आपके सामने दोस्तों। 84 नंबर सवाल देखेंगे। 24 पहियों के साथ सूर्य देवता के रथ के रूप में कौन सा मंदिर बनवाया गया दोस्तों, तो कोणार्क का सूर्य मंदिर। ठीक है, याद रखिएगा कि 24 पहियों के साथ सूर्य देवता के रथ के रूप में कौन सा मंदिर बनवाया गया, कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसे ब्लैक पगोडा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला 85 नंबर। खजुराहो का मतंगेश्वर मंदिर किससे समर्पित है, तो शिव को समर्पित है। याद रखिएगा खजुराहो का जो मतंगेश्वर जो मंदिर है किससे समर्पित है, शिव को समर्पित है। अगला देखेंगे। 86 नंबर सवाल देखिएगा। किसके संरक्षण में संगम साहित्य की रचना की गई थी, तो पांडे। ठीक है, याद रखिएगा किसके संरक्षण में, तो पांडे के संरक्षण में संगम साहित्य की रचना की गई थी। अगला देखेंगे। 87 नंबर सवाल देखिएगा। 87 है बादामी के चालुक्यों द्वारा मंदिर बनाने की कौन सी विधि विकसित की गई थी, बेसर विधि। ठीक है, बादामी के चालुक्यों द्वारा मंदिर बनाने की कौन सी विधि विकसित की गई थी, बेसर विधि। अगला देखेंगे। 88 नंबर सवाल। 88 है इनमें से किस राजवंश ने कन्नौज पर नियंत्रण के लिए त्रिकोणीय संघर्ष में हिस्सा नहीं लिया दोस्तों, तो सेन ने। ठीक है, याद रखिए यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इनमें से किस राजवंश ने, तो सेन ने कन्नौज पर नियंत्रण के लिए त्रिकोणीय संघर्ष में हिस्सा नहीं लिया। अगला देखेंगे। 89 नंबर सवाल। 89 है कि कौन सा चालुक्य शहर मंदिरों का शहर कहा जाता है दोस्तों, एहोल। ठीक है, याद रखिएगा कौन सा चालुक्य शहर, तो एहोल चालुक्य शहर जो है ये मंदिरों का शहर कहा जाता है। चलिए अगला देखे हैं। 90 नंबर सवाल देखिए। 90 है कि तमिलनाडु का प्रसिद्ध चिदम्बरम मंदिर किससे समर्पित है, ये नटराज से संबंधित है। याद रखिएगा
कि तमिलनाडु का जो प्रसिद्ध चिदम्बरम जो मंदिर है किससे समर्पित है? नटराज। अगला देखेंगे 91 नंबर सवाल देखिए। 91 है कि वह दक्षिण भारतीय राज्य कौन था जो अपने नौसैनिक शक्ति हेतु प्रसिद्ध था? वो था दोस्तों चोल। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 92 नंबर सवाल दोस्तों आपके सामने। 92 नंबर सवाल देखेंगे कि एलोरा में निर्मित प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? याद रखिएगा, राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने करवाया था। याद रखिएगा कि एलोरा में निर्मित प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का जो निर्माण करवाया था किस वंश के शासकों ने करवाया था? तो राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने करवाया था। चलिए अगला सवाल देखेंगे। 93 नंबर सवाल दोस्तों आपके सामने। 93 नंबर सवाल देखेंगे कि पांड्य राज्य की जीवन रेखा कौन सी नदी थी? याद रखिएगा, वेंगी नदी। ठीक है, पांड्य राज्य की जीवन रेखा कौन सी नदी थी? वेंगी नदी। चलिए अगला देखेंगे। 94 नंबर सवाल देखिएगा। 94 है, वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? कुलोतुंग प्रथम था दोस्तों। याद रखिएगा, वह चोल राजा कौन था? तो कुलोतुंग प्रथम था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था। चलिए अगला देखेंगे। 95 नंबर सवाल। 95 नंबर सवाल दोस्तों आपके सामने। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य कलाकृति किस कला का एक विशिष्ट उदाहरण है? दोस्तों ये चोल कला का। याद रखिएगा कि नाटराज की प्रसिद्ध कांस्य कलाकृति किस कला का एक विशिष्ट उदाहरण है? चोल कला का। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। 96 नंबर सवाल। 96 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन से पल्लव राजा ने चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय को पराजित कर उनका वध करके वातापी कोंड का किताब हासिल किया? नरसिंह वर्मन प्रथम को। याद रखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन से पल्लव राजा ने? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय को पराजित कर उसका वध करके वातापी कोंड का किताब हासिल किया। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। 97 नंबर सवाल देखिएगा दोस्तों। 97 नंबर सवाल है कि इनमें से कौन सी तमिल भूमि की बाइबल के नाम से जानी जाती है? तो तिरुकुरल। याद रखिएगा, तिरुकुरल। याद रखिएगा दोस्तों कि कौन सी तमिल भूमि की बाइबल के नाम से जाना जाता है? तो तिरुकुरल को। ठीक है, अगला है 98 नंबर सवाल। 98 है, किस चीनी राजा ने 220 ईसा पूर्व में चीन की विशाल दीवार को बनवाया था? सी वैंग टी। याद रखिएगा, सी वैंग टी ने बनवाया था। यानी किस चीनी राजा ने? सी वैंग टी ने 220 ईसा पूर्व में चीन की विशाल दीवार को बनवाया था दोस्तों। चलिए अगला देखेंगे। 99 नंबर सवाल है कि कंबोडिया के किस शासक ने प्रसिद्ध अंकोर वाट का मंदिर बनवाया दोस्तों? तो सूर्यवर्मन द्वितीय। ठीक है, कंबोडिया के शासक ने? तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने प्रसिद्ध अंकोर वाट का मंदिर बनवाया। कंबोडिया देश दोस्तों इसका राजधानी होता है नोम पेन्ह। याद रखिएगा, नोम पेन्ह। नोम पेन्ह जो होता है ये कंबोडिया की राजधानी होता है दोस्तों। ठीक है, तो अंकोर वाट का जो मंदिर स्थित है ये कंबोडिया में स्थित है। चलिए अगला देखेंगे। 100 नंबर सवाल दोस्तों। ठीक है, आइए 100 नंबर सवाल देखते हैं। 100 नंबर सवाल दोस्तों आपके सामने कि मदुरई के पांड्यों की मछली की सी आंखों की वाली देवी मीनाक्षी किस रूप में पहचानी जाती है? तो पार्वती के रूप में। मदुरई के पांड्यों की मछली की आंखों वाली देवी जो है मीनाक्षी किस रूप में पहचानी जाती है? पार्वती के रूप में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।